जय हिंद कैडेट्स। आज हम आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, इस चैनल का नाम हुआ PYQ पैटर्न, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर के बाद मैं इस पे एक मैं क्वेश्चन भी डाल देता हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह PYQ पैटर्न है, उसके पोस्ट में जाइएगा, पोस्ट सेक्शन में मैं क्विज डालता हूँ चैप्टर वाइज। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा दिया, शाम में इस चैप्टर का मैं क्विज डाल दूँगा। ठीक है, और NDA और CDS का कम समय बचा है, इसलिए मैं इसका रिवीजन करवा रहा हूँ, ना कि आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, कम समय में चाहता हूँ कि मैं आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट हो मैं रिवीजन करवा दूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बात करता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स वही होता है जब दो मासों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका फार्मूला होता है एक बराबर Gm1m2/r²। बस सब बेसिक चीज़ ध्यान में रखिएगा। M मास होता है, R डिस्टेंस होता है, ये सब बेसिक चीज़ मैं बताया हूँ। जी को इसमें कांस्टेंट होता है, जी को यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं, कैपिटल जी को। ये सब ध्यान में रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ। ये जो मानो कि जो अर्थ के चारों ओर जो मून चक्कर लगाती है उसमें कौन सा फोर्स लगता है, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है। तो सर सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? जो अंदर की ओर जो फोर्स लगेगा, जो अंदर की ओर फोर्स लगेगा उसको बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। जो बाहर की ओर लगेगा उसको क्या बोलेंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में एक एग्जांपल हो जाता है वॉशिंग मशीन, ये सब हो गया, चाहे ब्लड टेस्ट, ये सब सेंट्रीफ्यूगेशन के माध्यम से ही होता है। ये सब आपको केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, ब्लड टेस्ट वगैरह जब ये सब होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स में देखिएगा कि जैसे मानिए कि आप रोड पे चल रहे हैं और आप आसानी से टर्निंग में आप जो घूमते हैं उसमें भी जो अंदर की ओर, मतलब ये जो टर्निंग ऐसे ऐसे टर्निंग करते हैं ना, ऐसे अंदर की ओर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसमें भी कौन रहता है? सेंट्रीपिटल फोर्स रहता है। बहुत बढ़िया आपने सर बताया। सेंट्रीपिटल फोर्स में मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। बहुत बढ़िया। अब समझते हैं केपलर लॉ क्या होता है। केपलर लॉ समझते हैं। केपलर लॉ प्लेनेटरी मोशन पे बेस्ड है। केपलर लॉ किस पे बेस्ड है? आपका प्लेनेटरी मोशन पे बेस्ड है। बहुत बढ़िया सर। केपलर लॉ का फर्स्ट लॉ बताइए क्या होता है? मानो कि ग्रह है, सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में जो घूमता है उसका एक फोकस पे घूमता है, उसको बोलते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ। समझो, केपलर का फर्स्ट लॉ मैं समझा रहा हूँ। फर्स्ट लॉ क्या है समझिए कि ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन फोकी। इसका मतलब वही हुआ कि हर ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त कक्षा में, मतलब इलिप्टिकल पाथ पे जो घूमता है एक फोकस पे, उसको बोलते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ। बहुत बढ़िया सर। आपने बताया कि जो ग्रह है सूर्य के चारों ओर तो घूम रहा है, लेकिन इलिप्टिकल पाथ पे घूम रहा है, एक फोकस पे घूम रहा है, उसको बोलते हैं केपलर का फर्स्ट लॉ। देखो ना, लिखा है ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स विथ सन एट वन फोकी। बहुत बढ़िया सर। बताइए सेकेंड लॉ क्या होता है? सेकेंड लॉ समझिए क्या होता है। द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सनशिप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। मतलब ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली समान समय के समान क्षेत्रफल जो तय करती है वो है केपलर का सेकंड लॉ। सर बहुत बढ़िया आपने बताया। जो ग्रह है और सूर्य के जो जोड़ने वाली समान समय के समान क्षेत्रफल जो दूरी तय करती है उसको बोलते हैं केपलर का सेकंड लॉ। देखो लिखा वही हुआ है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड सनशिप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। उसमें उसमें क्या होता है? केपलर का सेकंड लॉ। बहुत बढ़िया। थर्ड लॉ सर क्या होता है? थर्ड लॉ में क्या होता है ये बताइए सर। मानिए कि थर्ड लॉ में क्या होगा, बता सकते हैं? थर्ड लॉ बताओ कोई। देखिए थर्ड लॉ क्या होता है इसमें समझिए। दैट केपलर का थर्ड लॉ यही है। कहाँ गया केपलर का थर्ड लॉ? R3 यही है। देखिए केपलर का थर्ड लॉ, R3 जो बटा स्क्वायर टी बराबर कांस्टेंट होता है। द सन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स ऑर्बिटल पीरियड। उसमें थर्ड लॉ लगेगा। याद रखिएगा, जो सन जो होता है प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल का जो होता है उसमें केपलर का थर्ड लॉ लगता है। सर आपने बताया केपलर का फर्स्ट लॉ क्या होता है। केपलर का फर्स्ट लॉ में हर ग्रह सूर्य के चारों ओर, केपलर का फर्स्ट लॉ में हर ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त कक्षा में घूमता है और एक ही फोकस पे घूमेगा, तो केपलर का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ सर होता है ग्रह और सूर्य को जोड़ने वाली एक समान क्षेत्रफल जो तय करती है, वो सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ आप समझ ही गए। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इज एन इलिप्स द सन एट वन फोकी, जो केपलर का फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ ये हो गया, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन शिप इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल। बहुत बढ़िया। थर्ड लॉ समझ गए। समझते हैं अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन लॉ का जो है इम्पोर्टेंट क्या है समझिए। जो मानो पृथ्वी हमको जो हमें अपनी
मानो कि कोई चीज़ हम ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तो आपको पता ही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में जो ऊपर को जाएगी तो उसको नीचे जाना आना पड़ेगा ही पड़ेगा। बहुत बढ़िया। सर ये बताइए, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, उसमें भी आपका जो मोशन जो हो रहा है मून किसके अराउंड अराउंड द अर्थ है, उसमें भी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ, तो उसमें ये भी एग्जांपल हो जाएगा, द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ। ठीक है, जो मून है जो अर्थ के चारों ओर घूमता है, या द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द मोशन ऑफ मून, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये भी आपका आ जाएगा। जब मोशन जो होता है प्लैनेट के चारों ओर जो सन घूमता है या प्लैनेट घूमता है, आप ये बताइएगा। ठीक है, द टाइड्स ड्यू टू मून एंड सन, ये भी आपका क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, या ये भी आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। मैं आपको बताया हूँ कि जो द मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ये भी किसका एग्जाम्पल है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का बोल सकते हैं। द मोशन ऑफ प्लैनेट, द मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, चारों सन के चारों ओर जो घूमता है क्या प्लैनेट, वो भी किसका एग्जाम्पल में हो जाएगा। तो ग्रेविटेशन के कारण में ये सब होता है, उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता रहता है। या जो टाइड्स होता है ड्यू टू मून एंड क्या मून एंड सन, जो टाइड्स होता है ड्यू टू किसके कारण, मून और सन के कारण में, इससे भी इसका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में आ जाएंगे। बहुत बढ़िया एग्जांपल में आ जाएंगे। नीप टाइड मंथली में 2 बार होता है, और स्प्रिंग टाइड कितना बार होगा वो आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। चलिए ये समझते हैं। ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ ऑब्जेक्ट नो चेंज इन डायरेक्शन बट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी में, समझिए क्या होता है कि जब कोई वस्तु फ्री फॉल जब गिरता है उसके डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे हम सीधे गिरा है, इसका डायरेक्शन में चेंज होगा नहीं होगा, क्योंकि भाई सीधा स्ट्रेट यहाँ पे सीधा ही गिरेगा ना, इसे गिराएंगे तो डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे गर्म वस्तु के लिए जा रहा है, ऐसे गिर रहा है तो डायरेक्शन में तो चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समझिए, कहाँ गया, चल समझिए, ड्यूरिंग फ्री फॉल के दौरान ऑफ एन ऑब्जेक्ट नो चेंज इन डायरेक्शन, डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, बट चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, बट वेलोसिटी में चेंज होता है। सर वेलोसिटी क्या होता है, हमको पढ़ाए हुए हैं चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन आप जान लीजिए अभी के लिए वेलोसिटी वही होता है जब हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको वेलोसिटी बोलते हैं। इसका फार्मूला बोल लिख सकते हैं, v बराबर dx/dt, वही वेलोसिटी है जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट होता है मीटर बाई सेकेंड, क्योंकि dx/dt हुआ, x डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसका मीटर हो गया, टाइम हो गया मीटर बाई सेकेंड हो गया। बहुत बढ़िया, आपने ये बता दिया। एक्सलेशन भी जान लीजिए, एक्सेलेशन का होता है डी वी बाई डी टी, मतलब आप वेलोसिटी में अब चेंज करिएगा, जब आप वेलोसिटी में चेंज करिएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको एक्सलेशन बोलेंगे। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, एक्सलेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है, इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ये याद रखिएगा। हम बता रहे हैं कि कोई फ्री फॉल में कोई वस्तु गिर रहा है, उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी में चेंज होगा। अर्थ एक स्फीयर नहीं है, याद रखिएगा। अर्थ स्फीयर है नहीं है, अर्थ इज़ नॉट ए स्फीयर, बिल्कुल सही है, राइट है। रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज करेगा फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, याद रखिएगा। स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है पोल पे, स्मॉल जी का वैल्यू होता है मैक्सिमम होगा पोल पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है अगर हम रेडियस ऑफ अर्थ को इंक्रीज कर देंगे, रेडियस ऑफ अर्थ को इंक्रीज कर देंगे फ्रॉम किधर, पोल टू इक्वेटर। बहुत बढ़िया, क्या है फिर, वैल्यू ऑफ जी बिकम्स, यह भी बताएं पॉइंट, वैल्यू ऑफ जी बिकम्स एट पोल मैक्सिमम एंड मिनिमम एट इक्वेटर पे। जो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है, किसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, कितना होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। कैपिटल जी का होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी-2। ये भी आपको ध्यान में आनी चाहिए। कैपिटल जी जो है स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा, लेकिन जो स्मॉल जी है वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसके पास डायरेक्शन है, याद रखिएगा। वेक्टर में समझिए जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर जिसमें ओनली मैग्नीट्यूड होगा उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। बस आपको पता होगा। वैल्यू ऑफ जी बिकम्स एट पोल मैक्सिमम होगा और मिनिमम किस पे होगा, इक्वेटर पे होगा। बहुत बढ़िया। अब मास के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा, समझिए। मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, जो मास का मेजर किसमें होता है, इनर्शिया में। अगर देखिए मास बढ़ेगा तो इनर्शिया भी बढ़ेगी। इनर्शिया हम पढ़ेंगे
आपको कल मैं पढ़ाऊंगा न्यूटन फर्स्ट लॉ, उसमें पढ़ाएंगे इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया डिपेंड होता है मास पे, जब मास बढ़ेगा तो इनर्शिया ही बढ़ेगा, मास कम होगा तो इनर्शिया भी कम होगा, ये भी ध्यान में आनी चाहिए। तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेजर ऑफ इनर्शिया, मास का यूनिट केजी होता है। मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, कौन सा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है, याद रखिएगा। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एंड डजंट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मास जो है बेटा हर जगह कांस्टेंट होगा। आपका मास मानिए हम पूछेंगे कितना केजी है तो बोलिएगा 60 केजी मेरा मास हुआ। आपका वेट, बहुत आदमी से पूछा जाता है कि वेट कितना है तो बोलता है 60 केजी, वो गलत है, वो आपका मास है 60 केजी। आपका वेट कोई पूछेगा तो जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, उसको हम 10 मान लेंगे। तो आपसे कोई वेट पूछेगा तो आपका 600 न्यूटन हुआ, न कि बताइएगा 60 केजी, ठीक है? कितना बोलिएगा? 600 न्यूटन। सर 600 न्यूटन कैसे बोल रही हैं आप? सर वेट का यूनिट केजी में नहीं मेजर किया जाता है, वेट का यूनिट हम न्यूटन में मेजर करते हैं। वेट का यूनिट किस में मेजर होता है? न्यूटन में मेजर होता है। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? W/mg, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखिए मास जो होता है बेटा, यहाँ पे आपका मास 60 केजी है तो चांद पे भी मास आपका 60 केजी होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन वेट चेंज होता है, ध्यान से सुनिएगा। वेट आपका चेंज करेगा, यहाँ पे 60 केजी है मानिए वेट आपका, तो चांद पे कितना हो जाएगा? तो 10 केजी होगा। 1/6 को कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 1/6 फार्मूला होता है चांद मून का निकालने के लिए, 1/6 से कर देंगे, इक्वेशन से निकल जाएगा। समझिए मास जो होता है स्केलर क्वांटिटी होता है, मास कांस्टेंट होगा, चाहे चांद पे चाहे कहीं ले जाएगा, मास बी ऑलवेज कांस्टेंट, लेकिन आपका वेट चेंज होते रहता है बस। चलिए नेक्स्ट वेट के बारे में समझ लीजिए। वेट जो है अट्रैक्ट टुवार्ड्स अर्थ, वो जो वेट जो होता है बेटा अट्रैक्ट होता है किधर? टुवार्ड्स अर्थ की ओर, अर्थ के नीचे जो लगता है वेट लगता है, अट्रैक्ट होता है टुवार्ड्स टू अर्थ के सामान सामने। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नन एज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, सही बात है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसमें? अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में, मानी ऑब्जेक्ट में हम लोग आ गए तो मान के चलते हैं द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज नन एज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बिल्कुल राइट बात है। ये तो फॉर्मूला निकाल दी है, G/G स्क्वायर कैसे आया देख लीजिए। चलिए ये समझिए, वेट ऑन मून 1/6 इंटू वेट ऑन अर्थ पे कितना है वो निकाल लेगा। अभी हम बताएं, मानिए कि मेरा वेट हुआ, सॉरी मेरा वेट हुआ यहाँ पे 600 न्यूटन हुआ, 1/6 इंटू 100 कर देंगे तो 1/6 इंटू 600, तो 6 से फिर 600 में भाग देंगे तो 100 न्यूटन हो गया। बहुत बढ़िया। मास को मेजर करते हैं केजी में, मास को किस में मेजर करेंगे? केजी में, न कि वेट को। वेट का यूनिट न्यूटन होता है। देखिए आप फोर्स का यूनिट भी क्या होता है? न्यूटन होता है, याद रखिएगा। देखिए वेट का ऑफ मून का निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या? 1/6 से हम निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मास 10 केजी दिया है तो पूछ रहा है वेट ऑन अर्थ पे कितना होगा, मतलब आपका मास कितना है? 10 केजी, तो अर्थ पे का वेट पूछ रहा है कितना होगा, अर्थ पे कितना वेट होगा आपका? तो देखिए तो W/mg बताए हैं 10 है, अरे 10 है नहीं, गुने, अब हम मान लेंगे कितना 9.8 आपका वे अथी जी का वैल्यू होता है, तो दोनों में गुना कर देंगे तो 98 न्यूटन निकल गया। आप 10 भी रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मास आपका 10 केजी है, मानिए हम मेरा वेट अपना बताते हैं, मेरा हुआ मास 10 केजी, मेरा मास कितना हुआ? 10 केजी। हमसे एग्जामिनर पूछेगा कि तरुण का मास हुआ 10 केजी, सॉरी 60 केजी, तो आप बताइए कि वेट अर्थ पे कितना है, निकलिए। तो हम देखिए मेरा मास हो जाएगा कितना? 60 केजी इंटू जी का वैल्यू 9.8, क्योंकि W/mg के फॉर्मूला से निकाल लें, आज तो 60 गुने 10 तो 600 न्यूटन हो गया, मेरा वेट 600 न्यूटन हो जाएगा, समझे? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, वेट दे दिया 10 न्यूटन, वेट 10 न्यूटन ऑन अर्थ, तो पूछ रहा है मून पे कितना है, समझिए वेट आपका दे दिया यहाँ पे 10 न्यूटन, वेट कितना दे दिया? 10 न्यूटन। अब पूछ रहा है मून पे बताइए कितना होगा। तो मून पे 10/6 से हम क्या है 1/6 से निकालते हैं ना, तो 1/6 से फॉर्मूला से निकालते हैं, 10 ऊपर चला जाएगा, 6 से 1.67 न्यूटन मून पे होगा। आपका वेट मानिए यहाँ पे, आपका वेट यहाँ पे मानिए, मेरा वेट हुआ यहाँ पे मानेंगे 60 न्यूटन, मान के चलते चाहे 10 न्यूटन माने, मेरा वेट हुआ 10 न्यूटन, क्या आपका 10 न्यूटन हुआ, मेरा वेट हुआ यहाँ पे, मेरा अर्थ पे वेट हुआ 10 न्यूटन, समझिए मेरा वेट हुआ अर्थ पे 10 न्यूटन, पृथ्वी पे मेरा वेट कितना हुआ? 10 न्यूटन। तो मून पे कितना, चांद पे कितना होगा? 10 से 6 में भाग देंगे, सर 6 कहाँ से आ गया? फॉर्मूला में होता है 1/6 से, 6 से 10 में कर देंगे तो मेरा चांद पे 1.67 न्यूटन क्या हो जाएगा? वेट हो गया, समझे? चलिए समझते हैं
थ्रस्ट और प्रेशर में क्या अंतर है? थ्रस्ट में क्या होता है, नेट फोर्स इन पार्टिकुलर डायरेक्शन में लगता है। सर नेट फोर्स नहीं समझे, मानिए कि ये देखिए रस्सी है, ये तरुण नाम का लड़का है, इधर लड्डू नाम का लड़का है, दोनों का ताकत सेम है, इसके पास भी 50 न्यूटन का ताकत है और इसके पास भी 50 न्यूटन का ताकत है। मानिए रस्सी है तो ये इधर खींचेगा, इधर खींचेगा, दोनों खींच रहा है, लेकिन अब बोलिएगा सर दोनों तो खींच रहा है लेकिन सबसे ज़्यादा कौन खींचेगा? कोई नहीं खींचेगा, क्योंकि दोनों के पास 50-50 न्यूटन है। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉरी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, सॉरी, जो नेट फोर्स लगता है वो जीरो लगता है। नेट फोर्स कितना होता है? जीरो होता है। तो नेट फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है? नेट फोर्स लगेगा, जीरो हो गया। चलिए वही नेट फोर्स हुआ, समझिए। नेट फोर्स इन पार्टिकुलर डायरेक्शन थ्रस्ट में होता है। इफेक्ट ऑन थ्रस्ट डिपेंड एरिया, एरिया पे डिपेंड होता है कौन? थ्रस्ट होता है। थ्रस्ट किस पे डिपेंड होता है? एरिया पे। प्रेशर का यूनिट क्या होता है? पास्कल होता है। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। फोर्स को न्यूटन लिख सकते हैं, एरिया का मीटर न्यूटन मीटर स्क्वायर भी होता है। प्रेशर का यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा और पास्कल भी होगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइए प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और पढ़ रहे हैं तो प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? समझ गए? थ्रस्ट समझ गए? मानिए कि एक पोस्टर है, पोस्टर के लिए यहाँ पे चिपका दिए, तो हमसे यहाँ पे चारों ओर से चिपका दिए, चारों ओर से कौन सा लग रहा है? थ्रस्ट लग रहा है कि प्रेशर लग रहा है? तो यहाँ पे थ्रस्ट लग रहा है। कौन लग रहा है? थ्रस्ट की वजह से हम पोस्टर को चिपकाते हैं दीवार पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। मानिए एरिया को हम बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा, समझिए यहाँ पे एरिया को बढ़ाने पे प्रेशर घटेगा। सर कैसे बता दिए एरिया को घटाएंगे तो प्रेशर, एरिया को बढ़ाने में प्रेशर घटेगा? मानिए कि आप बोर्डिंग वाला पाइप देखे होंगे, जो जिसे पानी पड़ता है गेहूं के समय में, चाहे कोई भी धान के समय में, तो वहाँ पे देखते होंगे कि जो क्या होता है कि जो पानी पड़ता है उसका एरिया ज़्यादा होता है, तो हम लोग पाइप को यहाँ पे दबाते हैं तो उसमें पानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम लगेगा। लेकिन वही मोटर वाला पाइप है, उसमें हम लोग यहाँ पे ऐसे दाबते हैं तो बहुत दूर तक लगता है, क्योंकि उसका एरिया कम है तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। उसका जो एरिया कम है, मोटर वाला पाइप का इतना को पतला पाइप होता है ना, मोटर मोटर वाला, अरे इतना को पाइप होता है मोटर वाला, समझिए इतना को ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन इसी वाला देखेंगे क्या कहते हैं, बोर्डिंग वाला, तो बड़का वो पाइप होता है, इतना को बड़ा होता है, उसमें प्रेशर कम लग रहा है। लेकिन 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 याद रखिएगा, मोटर वाला पाइप में ज़्यादा लगता है, तब ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दाबते हैं तो कुछ दूरी तक जाता है, कुछ मतलब ज़्यादा दूरी तक वहाँ पे जाता है। तो एरिया जब अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम लगेगा। एरिया ज़्यादा होने पर प्रेशर क्या लगता है? कम लगता है। लेकिन एरिया को सर कम कर दिए, हमारी सर एरिया को ही कम कर दिए तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा ना। एरिया को कम करने पर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। एक दोनों एक दूसरे के वाइस वर्सा होता है, समझिए। एरिया को बढ़ाएंगे, हम एरिया को बढ़ा दिए, एरिया को पूरा को बढ़ा दिए तो प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा। लेकिन हम एरिया को घटा दिए तो प्रेशर ज़्यादा लगेगा। समझ में आया? एरिया घटाने पे प्रेशर ज़्यादा लगता है। क्या? प्रेशर इन फ्लूइड, ऑल लिक्विड्स एंड गैसेस आर, क्या है? ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर फ्लूइड्स, बात सही है। ऑल लिक्विड एंड गैसेस आर क्या है? फ्लूइड है, बिल्कुल बात सही है। बायोमसी समझ लेते हैं। मैग्नीट्यूड डिपेंड होता है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पे। मैग्नीट्यूड जो है बायोमसी का, याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड है डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ, क्या है? फ्लूइड पे। मैग्नीट्यूड का जो क्या होगा? मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन द फ्लूइड पे, ये पॉइंट याद रखिएगा। ऑल ऑब्जेक्ट बायोन्सी व्हेन इमर्ज इन अ फ्लूइड में, ऑल ऑब्जेक्ट बायोन्सी व्हेन इमर्ज इन फ्लूइड। बायोन्सी फोर्स कब फील होता है पता है? जब आप मानिए कि बाल्टी में पानी भरिए, उसमें थपथपाते हैं, इसी से पैसे फील होता है, पानी को ऐसे दबाते हैं तो लगता है ना, फील होता है कि अंदर से भी फोर्स लग रहा है, वही तो बायोन्सी हो गया। वही तो क्या हुआ? बायोन्सी आपका हो गया, वही आपका क्या हुआ? बायोन्सी फोर्स हो गया। चलिए समझते हैं कि सिंक और फ्लोट क्यों होता है, क्योंकि कॉर्क फ्लोट नेल सिंक क्यों होता है, ये सब आगे हम बताते हैं। डेंसिटी के समझिए क्या क्या होता है। डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम होता है। मास को केजी में मेजर करेंगे, वॉल्यूम को क्यूबिक मीटर में, तो निकल जाएगा, इसका यूनिट निकाल दिए डेंसिटी का। चलिए आप ये बताइएगा, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी है? बस इतना ही, इतना ही मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी, समझिए। ऑब्जेक्ट हैव लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर फ्लोट्स। जो भी वस्तु जो तैरती है उसका मेन रीजन आपका डेंसिटी भी होता है, याद रखिएगा। ऑब्जेक्ट हैव लो डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर फ्लोट्स, समझे। अगर कम डेंसिटी होगा, ऑब्जेक्ट हैव लेस डेंसिटी देन दैट ऑफ वाटर फ्लोट पे करता है। बहुत बढ़िया। अब अन्य आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझते हैं क्या होता है। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज फुल्ली और पार्टिकुलरली
fluid, it experience an upward force that is equal to weight of the fluid displaced by it is called Archimedes principle. समझिए कि जब आप बॉडी को इमर्ज करते हैं फ्लूइड और पार्टिकली इन फ्लूइड, इट एक्सपीरियंस अपवर्ड फोर्स आपको फील होता है और इक्वल वेट को वो डिस्प्लेस कर देता है, इक्वल वेट को डिस्प्लेस कर देता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल उसको कहते हैं। सर समझ में नहीं आया। मानिए आप लीजिए आप क्या कहते हैं, मानिए कि एक गिलास पानी लीजिए, उसमें हम पेन का इसमें मानिए कि एग्जाम्पल हम दे रहे हैं ऐसे ही, तो 3 गो पेन को इसमें हम डुबा देंगे, उसमें से पूरा पानी को लबलबा के ऊपर तक भरा हुआ है गिलास को, और जो हम इसमें चाहे मानिए ना एक बड़ा सा मतलब मीडियम से साइज का कंकर उसमें गिरा दिए, उसमें से पानी जो डिस्प्लेस जो हुआ होगा वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है, वॉल्यूम वाला बात। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा बात। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है समझिए, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस को डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइड कर देंगे। समझिए रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है समझिए, रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट लेस होता है, याद रखिएगा। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है आपका, यूनिट लेस होता है। रिलेटिव डेंसिटी जो है आपका यूनिट लेस होता है, ये पॉइंट रखिएगा। इसका क्वेश्चन समझिए क्या है, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में डेंसिटी ऑफ वाटर से भाग दे देंगे तो हमको निकल जाएगा रिलेटिव डेंसिटी। आपको रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए वाटर को डिवाइड करना होगा डेंसिटी ऑफ किसका, वाटर का। डेंसिटी ऑफ वाटर का डिवाइड करेंगे किस में, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में। डेंसिटी ऑफ वाटर को डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस में, तो हमको निकल जाएगा क्या, रिलेटिव डेंसिटी। क्या निकलेगा, रिलेटिव डेंसिटी। बहुत बढ़िया, चलिए ये समझते हैं। चेंज स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फोर्स, अगर स्पीड में चेंज करना हो या उसका डायरेक्शन को हम चेंज करना हो, स्पीड को चेंज करें या डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करें कोई ऑब्जेक्ट का, तो वो फोर्स होता है। वो क्या होता है, उसको फोर्स बोलते हैं। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, ये देखिएगा कल पढ़ाएंगे, बराबर एम ये सब कल पढ़ाएंगे अच्छे से। चेंज स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑन ऑब्जेक्ट, मानिए कि कोई ये आ रहा है इधर से, कोई साइकिल नॉर्मल धीरे से स्पीड में, हम इसका मानिए कि फोर्स क्यों अभी लग रहा है, ऐसे ऐसे है तो उसमें फोर्स लगा, इसमें लगा है फोर्स लगा, तो इसका डायरेक्शन चेंज करना हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया। मानिए कि इधर डायरेक्शन चेंज कर दिया, सब फोर्स की वजह से हो रहा है। अब किसकी वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। बहुत बढ़िया, ये समझते हैं। बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ टुवार्ड्स द सेंटर, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपिटल फोर्स हम बताए हैं, वही बात क्या है कि बॉडी मूव कर रहा है अलोंग सर्कुलर पाथ पे। अभी हम बताए ना जो आपको दिए हैं घुमाने वाला एग्जांपल कि मोटरसाइकिल जो घूमता है मुरानी पे, वही वाला एग्जांपल है। बॉडी मूविंग अलोंग सर्कुलर पाथ अलोंग टुवार्ड्स द सेंटर, कौन सा फोर्स लगेगा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। क्योंकि देखिए मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ ड्यू टू सेंट्रीपिटल फोर्स काम कर रहा है। जब मोशन होगा किसका, मून का, किसके अराउंड, अर्थ के चारों ओर, तो सेंट्रीपिटल फोर्स काम करेगा। बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये पंच हो गई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, समझिए फोर्स होगा अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, उसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन चार्ज में, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सर क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में बेटा चार्ज रेस्ट में होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज रेस्ट में होगा, वही चार्ज को हम मोशन कर देते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट हो जाता है। तो हम समझेंगे जब दो ऑब्जेक्ट में या जो मास में जब अट्रैक्शन होगा उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। जब दो ऑब्जेक्ट में मास में होगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जब दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। जब दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ऑल प्लैनेट गो अराउंड द सन, सही बात है कि ऑल प्लैनेट जो है उस सन के चारों ओर घूमता है, बिल्कुल सही बात है। मून गोज अराउंड द सन, बिल्कुल बात सही है। मून गोज अराउंड द अर्थ, बिल्कुल राइट बात है। समझते हैं। ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट इलिप्टिकल विथ सन एट वन फोकी, ये भी बात सही है। ऑर्बिट जो है प्लैनेट का सन एट वन फोकी, ये किसका, केपलर का कौन सा लॉ है, केपलर का ये फर्स्ट लॉ है या सेकेंड लॉ, आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, जस्ट हम बताएं। लाइन ज्वाइनिंग द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल लाइन ज्वाइनिंग जो कर रहा है, देखो इसमें लाइन ज्वाइनिंग कर रहा है, देखो लाइन ज्वाइनिंग ऑफ इन इक्वल एरिया, सेकेंड लॉ हो जाएगा। यहाँ पे हम गलती से लिख दिए हैं, ये ध्यान में रखिएगा, ये सेकेंड लॉ में आ जाएगा। लाइन ज्वाइनिंग द सन, इसको कट कर देते हैं एक मिनट, चलिए ये सही है, ये सेकेंड लॉ हो जाएगा।
एक मिनट गाइस, सेकेंड लॉ, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन बोला, लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट द सन स्वीप इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लाइन ज्वाइनिंग, देखिए लाइन ज्वाइनिंग हो रहा है किसका, सन स्वीप इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो सेकेंड लॉ किसका, केपलर का सेकेंड लॉ। सन इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये किसका हो जाएगा एग्जाम्पल, ये भी गलती है, ये आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा, हम पढ़ाएं। चलिए समझते हैं। जी जो फाउंड कौन किया था, हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ना कि न्यूटन, मार दीजिएगा आंसर। कैपिटल जी का फाउंड कौन किए थे, हेनरी कैवेंडिश उनका नाम था। कैपिटल जी का वैल्यू होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, याद रखिएगा। कैपिटल जी को आप यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी यूनिवर्सल कांस्टेंट बोलते हैं, जो स्केलर क्वांटिटी है। कैपिटल जी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। जी क्या है, मीटर बटा स्क्वायर सेकेंड है। स्मॉल जी क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। स्मॉल जी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। बहुत बढ़िया। रेडियस ऑफ अर्थ इंक्रीज फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, जब रेडियस बढ़ेगा तो पोल टू इक्वेटर पे होगा। कैपिटल सॉरी स्मॉल जी का वैल्यू मैक्सिमम होता है पोल पे और मिनिमम होता है इक्वेटर पे, ये ध्यान में रखिएगा। इनर्शिया क्या मेजर करता है, मास करता है। अब रिपीटेड होगा टॉपिक, ठीक है। टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंस मासेज, दो ऑब्जेक्ट का डिफरेंस मासेज है, फ्रीली नियर द सरफेस ऑफ मून पे अब गिरा रहे हैं, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एट एनी इंस्टेंट हो जाएगा, याद रखिएगा। मानिए कि अगर वैक्यूम में हम गिराते हैं, दो को डिफरेंट मास है, मानिए एक 50 केजी और 60 केजी का, और हम अर्थ पे गिरा रहे हैं बिना वैक्यूम में, तो सबसे पहले 60 केजी वाला गिरेगा छत पर से। मानिए कि आप रूफ पे आप चढ़ के आप गिरा रहे हैं, आप एक 60 केजी वाला ईटा को, एक 50 केजी वाला ईटा को, तो सबसे पहले 60 केजी वाला गिरेगा। लेकिन अब वैक्यूम में गिरा रहे हैं तो दोनों समान गिरेगा। वैक्यूम से हमको ध्यान में आ गया सर, वैक्यूम में लाइट तो ट्रेवल सबसे फास्ट वैक्यूम में ही करता है, और सर साउंड जो है वैक्यूम में फास्ट, सॉरी साउंड तो वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं करता है। लाइट ट्रांसवर्स वेव होता है, साउंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव होता है, ये सब ध्यान में आनी चाहिए। स्टोन क्या है, स्टोन टाइड विथ स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, एक स्टोन है उसमें बांध दिए एक धागा में, बचपन बचपन में खेलते थे नहीं, एक स्टोन को हम धागा से बांध दिए और ऐसे से नचा रहे हैं। जो नचाते नचाते रस्सी टूट गया, तो पूछ रहा है कि जब नचाते नचाते जब टूटा तो किधर की ओर जाएगा उसका, जब टूटने के बाद उसका डायरेक्शन किधर होगा, स्ट्रेट लाइन टेजेंशियल टू सर्कुलर पाथ, सही बात है, स्ट्रेट लाइन सीधा जाएगा। स्टोन टाइड विथ स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ, स्ट्रिंग ब्रेक, स्ट्रिंग टूट जाता है तो किधर जाएगा, स्ट्रेट लाइन टेंजेंशियल टू द सर्कुलर पाथ पे, ये बात आपको ध्यान में आनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास, क्या होता है, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट हैविंग सेम मास, आपको ध्यान में आनी चाहिए। मास को डबल कर दे रहे हैं तो डिस्टेंस अनचेंज कीजिए, मास को डबल करने पे डिस्टेंस अनचेंज हो गया तो जी का मान पूछ रहा है तो 4 टाइम्स हो जाएगा। ये आप न्यूमेरिकल में आप बनाइएगा, और ऐसे हम आगे निकालने का सिखाएंगे। मास डबल हो गया, डिस्टेंस अनचेंज है, तो जी का मान पूछ रहा है तो 4 टाइम्स हो जाएगा, याद रखिएगा। मास डबल डिस्टेंस, मास को डबल कर दिए, डिस्टेंस अनचेंज है, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल जी का मान 4 टाइम्स। ये है वेट सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस, जीरो हो जाएगा वैल्यू। वेट सेंटर ऑफ द अर्थ रेडियस ऑफ कितना वैल्यू होता है, सेंटर पे वेट का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वेट सेंटर ऑफ द अर्थ ऑफ रेडियस कितना वैल्यू हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्रीली नियर द सरफेस सेम वेलोसिटी के साथ गिरेगा, जब दो डिफरेंट वस्तु को हम नीचे गिराएंगे तो सेम वेलोसिटी के साथ गिरेगा, लेकिन उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, उसमें कांस्टेंट क्या होगा, तो एक्सेलरेशन होगा, ध्यान में रखिएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिपेंड ऑन मास ऑफ द अर्थ, हम बताएं ना, याद रखिएगा, मास ऑफ द बॉडी नहीं, मास ऑफ द अर्थ। बॉडी किस में आ जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स में। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसको बोलते हैं, स्मॉल जी को बोलते हैं, जिसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड होता है, तो मास ऑफ अर्थ पे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड किस पे होता है, तो मास ऑफ अर्थ पे होता है, मास ऑफ अर्थ पे होता है, यह पॉइंट रखिएगा। वेट जीरो होगा तो मास सेम होगा, समझिए। मास अभी हम बताएं ना, मास जो होता है कहीं पे भी कांस्टेंट होता है, मास कहीं पे भी सेम बोलिए या कांस्टेंट बोलिए, बात सही है। वेट जो होगा वो हमेशा चेंज होते रहता है। वेट यहाँ पे मेरा 60 केजी है तो मून पे कुछ अलग होगा, मून पे कितना होगा वो आप फिर से बताइएगा, आपको याद है कि नहीं, 1/6 से कर दिए थे हम। चलिए
आपसे कोई वेट पूछेगा तो याद रखिएगा, वेट मानिए आपका मास बता देते हैं। कोई पूछे वेट कितना है तो 60 kg, गलत बोल दिए। वेट आपका वो नहीं हुआ, मास हुआ 60 kg, और इंटू आप 9.8 से गुना कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, वेट रियल में निकल जाएगा। कितना चाहे 10 भी मान के आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही बोले मून वेट 1/6 का फॉर्मूला होता है, और वेट पे मून का निकालना है तो 1/6 का फॉर्मूला है। डिस्टेंस में डिक्रीज घटाएंगे तो फोर्स इंक्रीज करेगा। डिस्टेंस मानिए कि हम घटाते हैं, डिस्टेंस घटाने पे फोर्स ऑटोमेटिक वाली बात है कि बढ़ेगा। चाहे हम डिस्टेंस में डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर बढ़ जाएगा। बात वही ना, एरिया कम करने पर प्रेशर बढ़ रहा था ना, एरिया कम करने पर प्रेशर बढ़ता है, लेकिन एरिया को हम बढ़ा देंगे तो प्रेशर भाई ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। तो डिस्टेंस डिक्रीज करने पर फोर्स क्या है, फोर्स इंक्रीज कर जाता है। ये भी बात ध्यान में आपको आनी चाहिए। फिर आपको हम जो थ्योरी है उसके बाद आपको न्यूमेरिकल कराएंगे बहुत अच्छे से। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट कितना होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा। जी का जो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे कितना होता है, तो 0। स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है सेंटर ऑफ अर्थ पे, उसका वैल्यू 0 होगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। याद रखिएगा। सेंटर वेट ऑफ द बॉडी, इसका वैल्यू होगा 0। सेंटर ऑफ जो सेंटर वेट ऑफ द जो बॉडी होता है उस सेंटर पे कितना होगा, 0। चाहे जी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ कितना होगा, 0। याद रखिएगा। नेचुरल सैटेलाइट बॉडी रिवॉल्व अराउंड अर्थ या प्लैनेट, बिल्कुल सही है। नेचुरल सैटेलाइट जो है बॉडी रिवॉल्व करता है अराउंड अर्थ और प्लैनेट के बीच में, बिल्कुल सही बात है। केपलर लॉ डील करता है प्लेनेटरी मोशन से, बताए थे ना शुरू क्लास में बताएं। केपलर लॉ डील्स करता है प्लेनेटरी मोशन से। फर्स्ट लॉ जो होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट जिसको बोलते हैं, सेकेंड को एरियल वेलोसिटी बोलते हैं, थर्ड को टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस का, यही ना टाइम पीरियड का। थर्ड लॉ हो गया। केपलर का फर्स्ट लॉ होता है लॉ ऑफ ऑर्बिट पे बेस्ड होता है, सेकेंड होता है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी पे होता है, और थर्ड टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर थ्री का होता है। जी डिक्रीज करता है विथ हाइट फ्रॉम अर्थ, बिल्कुल बात सही है। जब ऊपर जाते हैं तो आपका जी डिक्रीज करता है, चाहे आप नीचे भी आइएगा तो आपका जी बढ़ेगा या घटेगा, आप बताइएगा। जी नीचे जाने पे बढ़ता है या घटता है, लेकिन ऊंचाई पे जाने पे तो जी घट रहा है। जैसे मानिए कि आप लिफ्ट में चढ़े, लिफ्ट में जब चढ़ते हैं तो ऊपर की ओर जाते हैं तो आपको वेट फील होता है, वेट फील होता है ना। जब लिफ्ट ऊपर की ओर चलता है तो आपको वेट फील होता है, लेकिन वही नीचे की ओर आता है तो आपको वेट फील नहीं होता है। अब मानो रस्सी टूट जाए लिफ्ट का तो आप उसका 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वैल्यू, 0 हो जाएगा। ठीक है। ये मैक्सिमम कहाँ होता है, पोल पे, याद रखिएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है स्केलर क्वांटिटी है। जो कैपिटल जी के जो कैपिटल जी है उसका सीजीएस में यूनिट कितना होगा वैल्यू, 6.67 इंटू 10⁻⁻6.67 इंटू 10⁻⁸ 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर स्क्वायर ग्राम। ठीक है। रेशियो ऑफ इंटरनल मास एंड ग्रेविटेशनल मास का रेशियो कितना हुआ, इंटरनल मास और ग्रेविटेशनल मास का वैल्यू कितना होता है, तो 1:1 होता है। याद रखिएगा। रेशियो ऑफ इंटरनल मास एंड ग्रेविटेशनल मास का रेशियो कितना होगा, 1:1। और G1 और G2 का पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 2:1। G1 और G2 का पूछेगा रेशियो कितना हो जाएगा, 2:1। लेकिन इंटरनल मास और ग्रेविटेशनल मास का पूछेगा तो 1:1 ही होगा। इक्वेटर से पोल पे जाएंगे, जी जा रहा है कैपिटल जी, तो रिमेन सेम ही रहेगा। इक्वेटर से पोल की ओर जाने पे कैपिटल जो जी है वो रिमेन सेम रहता है। टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेज फॉलिंग फ्रीली, क्या बोले हैं, टू ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट मास के थ्रू गिर रहा है, फॉलिंग हो रहा है, गिर रहा है, तो वेलोसिटी इसमें सेम हो रहा है, लेकिन एक्सीलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी सेम रहता है लेकिन कांस्टेंट क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड किस पे होता है, मास ऑफ द अर्थ पे होता है, न कि मास ऑफ द बॉडी पे होता है। जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है जी है वो मास ऑफ द अर्थ पे डिपेंड होता है, न कि मास ऑफ बॉडी पे होगा। इन वैक्यूम में ऑल फ्रीली ऑब्जेक्ट जो है सेम एक्सीलरेशन के साथ गिरता है। बात तो सही बात है, इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है। इन वैक्यूम में ऑल फ्रीली ऑब्जेक्ट, वैक्यूम में अगर हम वस्तु को गिरा रहे हैं, इन वैक्यूम में ऑल फ्रीली ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं, उसमें क्या होगा, सेम एक्सीलरेशन होगा। मास को डबल कर दिए और डिस्टेंस को डबल कर दिए, मास डबल करने पे और डिस्टेंस डबल करने पे जी क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। अगर हम मास को डबल कर रहे हैं और डिस्टेंस को डबल कर रहे हैं, दोनों को डबल करने पे जी क्या हो जाएगा, अनचेंज हो जाएगा। क्या है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस,
फोर्स जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस का और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोर्स जो आपका है, फोर्स जो है, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका होगा? डिस्टेंस का। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा? मास का। ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए। मानो फ्री फॉल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, बात सही है। जब कोई वस्तु, ये थर्ड लॉ का किसका एग्जांपल है? थर्ड लॉ का। किसका? कौन सा थर्ड लॉ? केपलर का थर्ड लॉ का एग्जांपल हुआ, समझो। फ्री फॉल ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ, कोई वस्तु फ्री फॉल गिर रहा है तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स, बिल्कुल सही बात है। इसमें हम ऐसे गिर रहा है तो उसमें एक्सटर्नल फोर्स थोड़ी काम है, सीधे ये गिर रहा है। इसमें सीधा गिरेगा तो हमको ध्यान में आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में गिरा, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण में गिरा। इसमें सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी तो सॉरी इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। इसमें क्या कांस्टेंट है? सीधे गिर रहा है तो इसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, याद रखिएगा। वेलोसिटी तो एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, वेलोसिटी सेम हो जाएगा। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? डिस्टेंस के। फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो डिस्टेंस के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? तो मास के। ये पॉइंट आपको ध्यान में आनी चाहिए।